Hello students, how are you? I hope you are fine at your home and doing your homework regularly. So now we are start chapter second, our past. हमने आवर पास चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है। तो जिसमें हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक कैसे अपना प्रशासन शुरू कर दिया था, कैसे यहाँ व्यापारी बनकर आए थे और यहाँ शासक बनकर बैठ गए। तो ये सब हम रीड कर चुके हैं, कैसे उन्होंने यहाँ पहले व्यापार के लिए रास्ता बनाया, कैसे उन्होंने चार्टर के आधार पर धीरे धीरे हमारे यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया और पहले बंगाल के एरिया पर और अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल के जो नवाब थे उन सबको हराया। सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, अली वर्दी खान सबको हराया और धीरे धीरे यहाँ बंगाल के नवाब बनकर बैठ गए। अब इससे आगे हम रीड करेंगे कंपनी रूल एक्सपेंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपने जो रूल बनाए थे वो कैसे फैलाया, अपने शासन को कैसे फैलाया। If we analyze the process of the annexation of Indian state by East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge। तो इस प्रकार यदि हम 1757 से लेकर 1857 इनकी 100 साल के बारे में रीड करेंगे तो क्या पता लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के कितने स्टेट पर क्या किया गया था, कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, कितना एरिया पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सर्टेन की इसके बारे में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलेंगी। द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरीज। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी किसी राज्य पर, किसी स्टेट पर डायरेक्ट सेना से हमला नहीं किया। अननोन टेरिटरीज इंस्टेड इट इज यूज्ड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेटिक्स मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। धीरे धीरे भारत की राजधानी पर अपना या भारत के एरिया पर अपना कब्जा करने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए पहले उस एरिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया था। डायरेक्ट उसने हमला करके उन पर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेटिक तरीकों के उस राज्य को अपने अधीन या अपने कंट्रोल में कर लिया। वो कौन कौन से तरीके थे, इन्हीं तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, तो कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। कौन अपॉइंट कर दिए? रेजिडेंट। कहाँ पर? इंडियन स्टेट्स में। देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट। उनको क्या बोला था? राजनीतिक और कमर्शियल, व्यापारिक एजेंट बनाए गए थे। देयर जॉब वाज टू सर्व, वो नौकरी पर रखा जाता था। एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। किसके फायदे के लिए? कंपनी के फायदे के लिए, कंपनी की रक्षा करने के लिए। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियली बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। इस प्रकार जो रेजिडेंट थे उनके द्वारा कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों में अपने इंटरनल अफेयर करना शुरू कर दिया था, अपनी दखलंदाजी देनी शुरू कर दी थी भारतीय राज्यों के अंदर। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू सक्सेसर टू द थ्रोन। वो कोशिश करते थे कि इस राज्य का आने वाला राज्य या शासक रूल कौन करेगा। एंड हु वाज द अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसको अपॉइंट किया जाएगा प्रशासनिक पद पर। समटाइम द कंपनी फॉरेस्ट द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। तो उन्होंने कौन सा मेथड अपनाया था सबसे पहले स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए? तो पहला तरीका था सब्सिडरी अलायंस। अकॉर्डिंग टू द टर्म, इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या किया गया था? इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म। यानी कि भारतीय जो रूलर हैं, भारत के जो राजा हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा क्या रखने के लिए? अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी, यानी कि अपनी स्वतंत्र सेना नहीं बना सकता। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। उन्होंने कहा कि आपको सेना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना होगी वो सुरक्षित रखेगी। बट इसके बदले में हैड टू पे, क्या पे करना पड़ेगा? फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। क्या?
that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। एक सहायक सेना रखी जाएगी, सब्सिडरी फोर्स रखी जाएगी, जो सभी राजाओं को सुरक्षित रखने का काम रखेगी। अगर सभी राजा अलग अलग सेना रखेंगे तो खर्च ज़्यादा आएगा, तो सभी राजाओं के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक सब्सिडरी फोर्स रखी गई जो सभी राजाओं को सुरक्षित रखने का काम करेगी। ये किसका पर्पस था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस था प्रोटेक्शन रखने का। तो इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक, यदि कोई भारतीय शासक फेल हो गया पेमेंट करने में, यानी कि जो पेमेंट उसके हिस्से में आती है, जो भी ईस्ट इंडिया को देनी पड़ती थी, वो पेमेंट नहीं दे पाया, तो देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरीज वाज टेकन अवे हिज पेनल्टी। तो पेनल्टी के तौर पर क्या छीन ली जाएगी? जो उसके पास सत्ता है वो उससे छीन ली जाएगी। तो पैसा कमाने का क्या था? ये सबसे अच्छा तरीका था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से राजाओं से पैसे वसूल कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेजली वाज गवर्नर जनरल, ये कब चलाई गई थी ये सब्सिडरी अलायंस? रिचर्ड वेलेजली के द्वारा चलाई गई थी। गवर्नर जनरल बना हुआ था 1798 में और 1805 तक। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नर जनरल कौन थे? रिचर्ड वेलेजली। कब? 1798 से लेकर 1805 तक। तो इसने क्या चलाई थी? सब्सिडरी अलायंस। ओके। द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरीज। अवध का जो नवाब था उससे जबरदस्ती उसका जो प्रांत था, जो हिस्सा था, जो एरिया था, उसका आधा एरिया अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। कब? 1801 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अवध के नवाब का आधा हिस्सा छीन लिया था 1801 में। एज ही फेल टू पे, कहा गया कि वो अपने पैसे देने में फेल हो गया था। सब्सिडरी फोर्स की जो सेना थी उसके लिए पैसे देने में फेल हो गया था, पैसे नहीं दे पाया। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। इसी प्रकार इन्हीं तरीकों से उन्होंने हैदराबाद को भी अपने कब्जे में कर लिया था। इस प्रकार स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले किस पर कंट्रोल किया? अवध पर, और दूसरा फिर हैदराबाद पर। इसी तरह से एक के बाद एक अनेक स्टेट पर क्या थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया था। तो अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, ये नवाब सिराजुद्दौला ऑफ अवध विद हिज सन एंड द ब्रिटिश रेजिडेंट्स पेंटेड बाय द टिली कैटल। ये पेंटेड इसलिए करते थे ताकि अंग्रेजों की इंपोर्टेंस को दिखाया जा सके। ओके। अब पढ़ेंगे हम टीपू सुल्तान। अब तक हमने बंगाल के नवाबों के बारे में अंग्रेजों ने कैसे रहा ये रीड किया, कैसे अब हमने ऊपर किया कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के द्वारा दो राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। अब ये टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का टाइगर कहा जाता था, शेर कहा जाता था। किसको? टीपू सुल्तान को। द कंपनी रिजोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontation when it saw a threat to its political economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore। जो साउथर्न पार्ट में, इंडियन सब कंटिनेंट के साउथर्न पार्ट में क्या था? एक स्टेट था मैसूर, जो आज का हमारा कर्नाटका है। तो उस पर किसका अधिकार था? हैदर अली का अधिकार था। और हैदर अली क्या थे? पावरफुल राजा थे। तो अंग्रेजों को ये खतरा लग रहा था कि जो ये हैदर अली है, जिसका बेटा टीपू सुल्तान है, ये उनके लिए क्या बन सकता है? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एक खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्यक्ष जो सेना थी उसको टकराने के लिए या लड़ाई लड़ने के लिए जो डिसीजन लिया था। किसने लिया था? हैदर अली ने। मैसूर हैज ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। जो पावरफुल शासक था हैदर अली, तो उसके नेतृत्व में हैदर अली अपनी पावर को बढ़ा रहा था। ग्रोन इन स्ट्रेंथ। उसने रूल किया कब से? 1761 से लेकर 1782 तक उन्होंने अपना शासन कहाँ किया? मैसूर पर। हिज फेमस सन, उसके जो प्रसिद्ध बेटा है टीपू सुल्तान, रूल किया उसने मैसूर पर 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर कार्डमम। जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या खरीदनी पड़ती थी? काली मिर्च और इलायची खरीदनी पड़ती थी। जो मालाबार तट था
था उस पर किसका अधिकार था। जैसे कि हम मैप में देखते हैं, इंडिया के मैप में आगे मैप आएगा, उसमें बताया जाएगा इसके बारे में। तो मालाबार तट पर किसका अधिकार था? मैसूर शासक हैदर अली का, बाद में टीपू सुल्तान का। तो ये यहाँ से उनको फ्री में कोई सामान नहीं मिलता था, इसलिए उनको क्या देने पड़ते थे? पैसे देने पड़ते थे। जैसे बंगाल का एरिया था, वहाँ से उन्होंने हर चीज़ को फ्री में खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ की जो पावरफुल शासक थे, उससे अंग्रेजों को अभी भी क्या था? खतरा था। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो ये हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने क्या कहा कि यहाँ के जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, लोकल, उन्होंने उनको भी मना कर दिया कि आप कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ही आल्सो एस्टैब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। और जो टीपू सुल्तान या हैदर अली थे, उन्होंने अपने अच्छे संबंध बनाए किससे? फ्रांस से, ताकि मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। उन्होंने अपनी एक अलग से सेना बनाई जिसको आधुनिक तरीके से बनाया गया था। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। फ्रांस की मदद से। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, डरे हुए थे अंग्रेज। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट्स और डेंजर्स। उनको दिखाई दे रहा था कि जो टीपू सुल्तान है और उसका पिताजी हैदर अली, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और घमंडी भी हैं और खतरनाक भी हैं। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ट। उनको लग रहा था कि ये अपने एरिया पर पूरी तरह से कंट्रोल करे हुए हैं। फोर वार वर फोर्ट। उन हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच और अंग्रेजों के बीच 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 2 लड़ाई, जो पहली 2 लड़ाई है वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, और लास्ट की 2 लड़ाई है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो फर्स्ट जो वार थी या फाइट थी 1767 से 69, 2 साल तक चली। सेकंड थी 1780 से 84, लेकिन बीच में ही 82 में जो हैदर अली थे वो मारे गए। उसके बाद इस लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा है टीपू सुल्तान ने। ये टीपू सुल्तान ने थर्ड जो लड़ाई थी 1790 से 92 में, और फोर्थ थी जो 1792 में, सॉरी 99 में। तो अपनी राजधानी थी जो उनकी श्रीरंगपट्टनम, तो उसको, उसकी रक्षा करते हुए लास्ट में टीपू सुल्तान थे जो मारे गए थे। टीपू सुल्तान वाज ए किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। अपनी राजधानी की सुरक्षा करते हुए मारे गए। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार। तो जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे, उन्होंने इस डेंसिटी को दोबारा से उसी राजवंश को दे दिया जो वोडियार राजवंश था, यहाँ पहले शासन करता था। और वहाँ से क्या मिलता था उनको? सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज ऑन द, और जो सब्सिडरी अलायंस थी वहाँ यहाँ पर लागू कर दी गई। जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है? ये टीपू सुल्तान अपने एक खिलौने के रूप में रखता था, जिसमें एक टाइगर है दिखाया गया है, जो किसकी? एक अंग्रेज सैनिक की गर्दन को पकड़े हुए हैं। इससे क्या है, पता चलता है कि जो इस तरह की अपनी हिम्मत रखता था कि अंग्रेजों की गर्दन को दबोच कर रख देगा। वार विद द मराठास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ युद्ध करेगी? मराठों के साथ। अब उन्होंने मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया। किसको हराकर? हैदर अली को, टीपू सुल्तान को हराकर। कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 4 लड़ाइयाँ लड़ी। अब हम देखेंगे वार विद द मराठा, मराठों के साथ भी कैसे युद्ध करेंगे इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो शो टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। किस प्रकार देखेंगे 18th सेंचुरी में कंपनी ने मराठों को अपने कब्जे में करने के लिए कैसे लड़ाइयाँ लड़ी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। जो तीसरी पानीपत की लड़ाई थी वो मराठों के साथ 1761 में हुई थी, और उनको मराठों को हरा दिया गया था। द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज सेटर्ड। जो मराठों का सपना था किस पर शासन करना? दिल्ली पर शासन करना, वो चूर चूर हो गया। दे वर डिवाइड इनटू मैनी स्टेट्स। जो दिल्ली थी वो अलग अलग स्टेट में बांटी गई थी। अंडर डिफरेंस चीफ, अलग अलग सरदार बने वहाँ के, बिलोंगिंग टू डेंसिटी सच ए सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये 4 डेंसिटी थे अलग अलग, वो दिल्ली के अलग अलग टाइम पे जिन्होंने रूल किया था। दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा, जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते हैं। जैसे आज हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, उस टाइम प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते थे पेशवा को। कन्फेडरेसी जिसको बोलते हैं राज्य मंडल,
जो ये चारों चीफ थे ये इस कन्फेडरेसी के सदस्य होते थे और किसके अंडर काम करते थे, पेशवा के अंडर काम करते थे। पेशवा क्या होता था, हु बिकम इट इफेक्टिव मिलिट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, जो पुणे में रहता था और इन यहाँ पर जो प्रभावी रूप से सेना और प्रशासन का काम हेड के रूप में संभालता, यानी कि मुखिया माना जाता था। तो इनमें जो मुखिया मेन थे मराठों के वो कौन थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ये टू फेमस मराठा सोल्जर थे, स्टेट्समैन थे ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, जो 18वीं सदी के आखिर तक ये दो महान ही नेता थे। इसके साथ इन्होंने मुकाबला किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की। द मराठा वर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वार, एक के बाद कई युद्ध लड़े अंग्रेजों के साथ मराठों ने। इन फर्स्ट वार दैट एंडेड 1782, जो पहला मराठा युद्ध हुआ था 1782 में, इसी टाइम अंग्रेज किससे भी लड़ रहे थे, हैदर अली से लड़ रहे थे, हैदर अली भी मारा गया था। ट्रीटी ऑफ सैलबाई, जो फर्स्ट वार था किसके साथ, मराठों के साथ अंग्रेजों का, तो किस संधि पर खत्म हुआ था, सालबाई संधि पर। देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री, इसमें कोई विजेता नहीं रहा। सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से लेकर 1805 तक। वॉज फोर्ट ऑन द डिफरेंट फ्रंट, ये अलग अलग स्थानों पर लड़ा जा रहा था। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने किस पर कंट्रोल कर लिया, ओडिशा के स्टेट पर। टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा और दिल्ली, ये तीन जो जगह थी इन पर अपना कंट्रोल कर लिया, आगरा और दिल्ली पर और ओडिशा पर। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार 1870 से 19 के बीच में हुआ। क्रॉस्ड मराठा पावर, जो मराठा पावर को खत्म कर दिया गया था। पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को जो था उसको हटा दिया गया। सेंट अवे टू बेठूर नियर कानपुर, उसको कहाँ भेज दिया गया, पुणे में रहता था लेकिन उसको बाद में कानपुर के पास बेठूर जगह थी वहां पर भेज दिया गया था। विदे पेंशन, उसको पेंशन दी गई थी। कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्या, यानी कि साउथ में विंध्य जो श्रेणी है वहां पर कंप्लीट अपना अधिकार किसने कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, यानी क्या क्लेम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम अबाउट दैट फ्रॉम अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो कंपनी थी वो आक्रामक नीति अपना रही थी, आक्रामक पॉलिसी को अपना रही थी। क्या करने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंशन करने के लिए, अपने एरिया को ज़्यादा फैलाने के लिए, यानी कि ज़्यादा एरिया पर अपना कंट्रोल करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो फर्स्ट थे हमारे गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये सेकंड, इनका नाम लॉर्ड हेस्टिंग्स है, जो गवर्नर जनरल बने ये 1813 से 1823 तक। ये न्यू पॉलिसी बनाई इसने, पॉलिसी का क्या नाम था, पैरामाउंटी वाज इनिशिएटेड, यानी कि सर्वोच्चता की एक नई नीति बनाई। नाउ द कंपनी क्लेम दैट द अथॉरिटी वाज पैरामाउंट, और सुप्रीम ने कहा कि हमारी जो सत्ता है वही सबसे ऊपर है, वही सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है। हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट द इंडियन स्टेट, उन्होंने कहा कि सभी जो इंडियन स्टेट हैं वो सबसे ऊपर किसकी पावर मानी जाएगी, किसी राजा की पावर नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर सबसे ऊपर है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एन इंडियन किंगडम, दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल एज। तो इस प्रकार अपने इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, इंडियन जो स्टेट थे उनको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया और अपने कंट्रोल में करने के लिए कई स्टेट को क्या करना, थ्रेटनिंग करना, धमकी देना शुरू कर दिया कि आप या तो हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो हम आपको युद्ध में हरा सकते हैं। तो इस नीति के बाद अंग्रेजों की इस नीति से क्या दिखाई दे रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लेगी। दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डिड नॉट टू अनचैलेंज्ड, उन्होंने देखा कि
ये चैलेंज नहीं थी, इसके सामने चुनौतियां आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्सेस द स्मॉल स्टेट, यानी कि जब अंग्रेजों ने कोशिश की एक छोटे से राज्य को अपने अंडर लेने की, अपने कब्जे में लेने की, वो था कर्नाटका। कर्नाटका जिसके आज बोलते हैं हम, उसका पुराना नाम था कित्तूर। कित्तूर एक छोटा सा स्टेट था। वहाँ जो की रूलर थी वो थी रानी चेन्नम्मा। टूक टू आर्म एंड लीड एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया, आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। कहाँ पर, किटूर में। किसने, रानी चेन्नम्मा ने। लेकिन सी वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया 1824 में, डाइड इन प्रिजन, और वो जेल में ही मारी गई 1829 में, यानी 5 साल तक जेल में रही और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बट रियाना ए पुअर चौकीदार, उसी कितूर राज्य का एक चौकीदार था, गरीब चौकीदार था रयाना, जो संगोली इन कितूर, एक जगह का नाम है संगोली, कैरिड ऑन द रेजिस्टेंट, जो मूवमेंट चलाया था उसमें उसने आगे बढ़ाया, मूवमेंट को, आंदोलन को आगे बढ़ाया। विद पॉपुलर स्पोर्ट्स इज ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप, उसने बहुत सारे जो कैंप थे ब्रिटिश के उनको खत्म कर दिया था। एंड रिकॉर्ड जो रखे थे अंग्रेजों ने उनको भी नष्ट कर दिया था। ही वॉज कोर्ट, वह पकड़ा गया, हैंग बाय द ब्रिटिश इन 1830, उसको पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया। कब, 1830 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेज ऑफ रेजिस्टेंट लेटर इन द बुक। इस प्रकार हम इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया, लेकिन अब इंडिया में अपनी पावर को बढ़ा रही थी, अपना ज़्यादा कंट्रोल यहाँ अलग अलग स्टेट पर बढ़ा रही थी, लेकिन दूसरी साइड में उसको किसकी चिंता हो रही थी, रसिया से। उसको इमेजिन किया जा रहा था कि रसिया माइट एक्सपेंड, रसिया भी अपना एरिया बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है, हो सकता है अक्रॉस एशिया, एशिया को पार करके वो एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से इंडिया में एंट्री कर सकता है। ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर को देखते हुए द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, वो कहाँ अपने सत्ता को सुरक्षित करना चाहते थे। दे फोर्ट ए प्रोलोंगिड वार विद अफगानिस्तान, इसलिए उन्होंने किसके साथ लड़ाई शुरू कर दी, अफगानिस्तान के साथ। कब, 1838 में। और कब तक ये लड़ाई जारी रही, 1842 में। एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने अपना शासक स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843, पाकिस्तान की साइड में जो सिंध एरिया है वहाँ पर भी इन्होंने 1843 में अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट इन द लाइन वाज पंजाब, इसके बाद किस पर अधिकार किया, पंजाब पर। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, वहाँ किसका शासन था, महाराजा रणजीत सिंह का। हेल्ड बैक द कंपनी को क्या कर दिया, वापिस भेज दिया, वहाँ उसका काम नहीं चलने दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत कब हो गई, 1839 में। टू प्रोलोंगेटेड वार वर फोर्ट विद द सिख किंगडम, उसके बाद वहाँ 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी सिखों के साथ। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्टेड, लेकिन लास्ट में 1849 में पंजाब पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जो विलय की नीति थी। जैसे अभी तक तो आपने पढ़ा था पैरामाउंटी का जो उनका क्लेम था, अब हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि स्टेट को एक अलग पॉलिसी के द्वारा अपने कंट्रोल में करना। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस ऑक्योर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, जो अगली आखिरी लहर थी क्या करने की, कंट्रोल करने की, वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जो अगर पूछा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हु वाज द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बना कब, 1848 से 1856 में। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, उसने एक नई नीति बनाई, केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, जो नई नीति थी उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a will, अगर कोई भारतीय शासक या भारतीय राजा की मृत्यु हो जाती है विदाउट ए मेल हेयर, यानी कि उसका कोई बेटा नहीं है, जो उसका राजकुमार नहीं है, तो हिज किंगडम वुड लैप्स, उसकी जो राजधानी है उसको विलय कर दिया जाएगा, किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के
पार्ट में। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज नेक्स्ट सिंपली, उन्होंने एक के बाद एक कई किंगडम को अपने कंट्रोल में कर लिया। सबसे पहले अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन सतारा, सतारा जो स्टेट था 1848 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। सेकंड संबलपुर 1850 में, थर्ड उदयपुर 1852 में, फोर्थ नागपुर 1853 में, और लास्ट में झांसी जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उसको भी हराकर उन्होंने 1854 में अपने कंट्रोल में कर लिया था। कौन सी पॉलिसी के द्वारा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसके द्वारा बनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। इस प्रकार 1856 तक अंग्रेजों ने अवध पर, इसके बाद ब्रिटिश हैड एडिड आर्ग्यूमेंट्स, इसके बाद उन्होंने एक नया तर्क दिया। दे सेड दे वर ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट्स ऑफ नवाब। उन्होंने बताया कि अवध को क्यों कंट्रोल किया है, क्योंकि वहाँ का जो शासक था वो अच्छी तरह से अपना व्यवहार नहीं था। मिस गवर्नमेंट मीन कुशासन था, अच्छा शासन नहीं चला रहा था। अनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट ब्रोक आउट इन 1857। इस प्रकार वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ का जो शासक है वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहा है। तो इस प्रकार अवध के जो नवाब थे उसको उसकी गद्दी से हटाया गया, उसका अपमान किया गया। उसके अपमान को देखते हुए अवध की जो जनता थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया, जो विद्रोह था 1857 का। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। लुक एट मैप। जो रेड एरिया आप देख रहे हैं, ये रेड एरिया स्टार्टिंग में जो हिंदू राजा होते थे, जो इंडियन रूलर थे, उनके अधीन था। इंग्लैंड से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो येलो पार्ट है, स्टार्ट में उन्होंने यहाँ क्या किया था? शुरू किया था। यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था, यहाँ था और यहाँ था। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद अंग्रेजों का जो कंट्रोल था ये इस एरिया पर, यहाँ के एरिया पर और यहाँ के एरिया पर, यानी कि कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने एरिया को बढ़ा दिया था, अपना कंट्रोल ज़्यादा कर दिया था। नेक्स्ट लुक एट दिस मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग क्या रहा था? अब ज़्यादा एरिया किसका हो चुका था? इंग्लैंड का। और जो कम रेड एरिया है ये क्या का था? ये इंडियन किंग्स का था या रूलर्स का था। ओके, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार एक नए प्रशासन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई थी? नया प्रशासन कैसे चलाया जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल बने थे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर फर्स्ट 1773 से, और कब तक रहे? 1785 तक। and was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, इसलिए उसने एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाया था। बाय हिज टाइम द कंपनी हैज एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल। उसके टाइम पीरियड में न केवल बंगाल पर बल्कि कई राज्यों पर उसने अपना अधिकार या कंट्रोल कर लिया था। बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास British territories were broadly divided into administrative unit called presidency। उन्होंने जो यहाँ हमारे बड़े शहर थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उनको क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड करने के लिए। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईच वाज रूल बाय ए गवर्नर। यहाँ का जो शासन था वो कौन संभालता था? गवर्नर संभालता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और जो मुखिया होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होता था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन स्फीयर ऑफ जस्टिस। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने कई सुधार किए थे। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम चलाया गया था, जस्टिस वाज एस्टेब्लिश। न्याय को स्थापित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया 1772 में। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट। उसने क्या कहा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट होंगे?
2 कोर्ट होंगे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत भी बोल सकते हैं, सेकंड इज सिविल कोर्ट जिसको हम दीवानी अदालत भी बोलते हैं। मौलवीज एंड हिंदू पंडित, मौलवी किसके होते थे? मुस्लिम के पंडित, और हिंदू पंडित हमारे हिंदुओं के। इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसिडेड ओवर सिविल कोर्ट। तो कुछ हिंदू पंडितों को और कुछ मौलवी को रखा गया था ताकि भारतीय कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, और जो सिविल कोर्ट थे वहां पर किसे लगाया गया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए थे। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर ए काजी, जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे उनको संभालने के लिए किसे पद दिए गए थे? काजी और मुफ्ती को, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। लेकिन वो किसके अंडर में काम करते थे? कलेक्टर की अंडर में काम करते थे। अब काजी क्या होता है? एक जज होता है जिसको मुस्लिम में काजी को एक जज बोलते हैं। मुफ्ती क्या होता है? ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि एक न्याय देने वाला होता है मुस्लिम समुदाय में। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? एक्सपाउंडिंग द लॉज एंड कोजी वुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी रखने वाला काजी होता है। इम्पीचमेंट क्या होता है? ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ का? ये इंग्लैंड का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका है एक पार्ट है। एंड फोर चार्जेज मिसकंडक्ट, यानी कि गलत व्यवहार करने वाला जो भी गवर्नर जनरल है उसके खिलाफ क्या चलाया जाता था? इम्पीचमेंट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट अगर कोई गलत काम करता है, कोई गलत तरीके से नीति बनाता है, तो उसके खिलाफ भी क्या किया जाता है? इम्पीचमेंट किया जाता है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज ए पेंटिंग बनाई गई है कि जहाँ पर इंग्लैंड के अंदर वारेन हेस्टिंग्स पे केस चलाया गया था 1785 में, जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट किया गया था कि उन्होंने इंडिया के अंदर गलत तरीके से शासन किया है। ओके, ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित, एक जो मुख्य प्रॉब्लम जो समस्या आ रही थी वो क्या थी? ब्राह्मणों की तरफ से गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। तो जो ब्राह्मण पंडित थे वो धर्मशास्त्र के अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग, कानूनों के अकॉर्डिंग, अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बना रखे थे? कानून बनाए। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित, 1775 में 11 पंडितों को बिठाकर कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ लिखे गए कि भारत के कितने कानून हैं। NB अलहेड ट्रांसलेटेड, और जो NB अलहेड था उसने इन कानूनों को किस में ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश के अंदर। इस प्रकार 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम के कानूनों के लिए कंपाइल किया गया, बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। किसका बेनिफिट होगा? ये कानून सब लिखवाए गए, कुछ मुस्लिमों के कानून थे वो लिखवाए गए, कुछ हिंदुओं के कानून थे वो लिखवाए गए, और उनको ट्रांसफर किया किसने? NB अलहेड ने। क्यों? ताकि जो यूरोपियन जज यहाँ फैसले करेंगे, यहाँ के जो मामले उनको उनकी सुनवाई करेंगे, तो उनके लिए कानूनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, एक एक्ट बनाया गया 1773 में जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। न्यू सुप्रीम कोर्ट, उस एक्ट के तहत क्या बनाया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, वायले कोर्ट ऑफ अपील सरदार निजामत अदालत, जिसका नाम क्या रखा? सरदार निजामत अदालत। कहाँ बनाया गया है? सबसे पहले कलकत्ता के अंदर। पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 में। और जो नया हमारा क्या था? सुप्रीम कोर्ट था जिसका नाम था सरदार निजामत, कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ सारा काम कौन संभाल रहे थे? कलेक्टर संभाल रहे थे। एज द टाइटल सजेस्ट, उसके टाइटल से पता चलता है, हिज मेन जो वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो मेन काम क्या था उसका? रेवेन्यू को इकट्ठा करना, लगान को इकट्ठा करना या टैक्स को इकट्ठा करना। मेंटेन लॉ, कानून को मेंटेन रखना। ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, आदेश देना अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ जज, किसकी हेल्प से? जज की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर की हेल्प से और दरोगाज की हेल्प से। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर, पैट्रोनेज दैट स्टीडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ द अथॉरिटी, जो पुराने टाइम की अथॉरिटीज थी उनको हटा दिया गया था और उनकी जगह पर कलेक्टर को नई अथॉरिटी दी गई थी। द कंपनी आर्मी, कंपनी की जो सेना थी,
colonial rule in India brought in some new ideas, administration reform, but power rested on its military strength. जो अंग्रेजों की जो सेना थी, उनके जो रूल थे, उनके द्वारा भारत में शासन सुधारने के लिए और नए क्या बनाए, न्यू आइडियाज देने पड़ेंगे, ताकि मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो उसको बढ़ाया जा सके, जो सैनिक शक्ति है उसको बढ़ाया जा सके। मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ कैवेलरी, यानी मुगलों की जो सेना थी उसमें क्या होते थे, घुड़सवार ज़्यादा होते थे, घोड़ों के पर ज़्यादा सैनिक चलते थे। ट्रेंड सोल्जर ऑन द हॉर्स बैक, जो किस पे चलते थे, जिनको घोड़े चलाने आते थे अच्छी तरह से। इन्फेंट्री पैदल सैनिक, दैट इज द पैदल फुट सोल्जर जिसको बोलते हैं। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन द आर्चरी, उनको किसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, आर्चरी की, तीरंदाजी की। एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड, जो तलवार का प्रयोग करते थे। कैवेलरी dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। तो इस प्रकार जो मुगलों की कैवेलरी सेना थी, घुड़सवार सेना थी, और उनके द्वारा जो पैदल सेना थी उनको क्या दी गई थी, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी उनको ट्रेंड इन्फेंट्री बनाने के लिए। द रूरल एरिया हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीसेंट्स एंड द लोकल जमींदार ओपन सप्लाई द मुगल विद पैदल सोल्जर। इस प्रकार जिन एरिया पर शासक ईस्ट इंडिया कंपनी का था, वहाँ के किसानों को और जमींदारों को क्या बनने के लिए फोर्स किया जाता था, पैदल सोल्जर। तो उनको जबरदस्ती क्या बनाया जाता था, पैदल सोल्जर। A change occurred in the 18th century when the Mughals accessed states like Awadh, Banaras started recruiting peasants into their armies, training them a professional soldier। इस प्रकार धीरे धीरे जो बदलाव आए थे 18th सेंचुरी में, मुगलों के द्वारा, उनके राज्य थे जो मेनली अवध और बनारस, वहाँ पर किसानों को आर्मी में स्पेशल ट्रेनिंग देकर प्रोफेशनल सोल्जर बनाया था, सैनिक बनाया जाता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्ट द सेम मेथड, द ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही तरीके को अपनाया। इट बिगन रिक्रूटमेंट्स फॉर इट्स ओन आर्मी, अपनी सेना के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया। विच कम टू बी नोन एज द सिपोही आर्मी, जो बाद में किस नाम से जाने गए, सिपाही के नाम से। इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर, जो सैनिक होते हैं, इंग्लैंड में जिसको सिपोही के नाम से जाना जाता है। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820, लेकिन जो युद्ध में जो टेक्नोलॉजी बदलाव आए थे वो 1820 में थे। कैवेलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन, जिस प्रकार जो कैवेलरी घुड़सवारों की रिक्वायरमेंट थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग इन बर्मा, क्योंकि ब्रिटिश जो एम्पायर अपना बढ़ाना चाहता था कि कहाँ, बर्मा, जो आज हमारा क्या है, म्यांमार है, उसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर वर आर्म विद मस्केट और मैचलोक, वहाँ के जो सैनिक थे वो मस्केट और मैचलोक का यूज करते, जैसे मस्केट मीन साइड में मीनिंग दे रखा है। ए हैवी गन यूज बाई इन्फेंट्री सोल्जर, एक बड़ी बंदूक का प्रयोग करते थे पैदल सिपाही। मैचलोक ए अर्ली टाइप ऑफ गन विच द पाउडर वाज इग्निस्टेड बाय ए मैच, यानी कि उसमें जो पाउडर होता था, माचिस की चिंगारी दी जाती थी, इसलिए उन्होंने किसको खत्म करने की कोशिश की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैवेलरी सोल्जर को हटाकर अपनी सेना में, मिलिट्री में रिक्वायरमेंट दी गई इन्फेंट्री रेजिमेंट की, यानी कि जिसमें पैदल सिपाही ज़्यादा मात्रा में। सॉरी, इन द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश बिगिन डेवलपमेंट यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। तो अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूनिफॉर्म बनाई गई, किसकी, मिलिट्री की। क्यों, सोल्जर वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, उनको यूरोपियन स्टाइल से ट्रेनिंग दी गई थी, ड्रिल किया जाता था, यानी कि उनको अभ्यास करवाया जाता था, उनको अनुशासन सिखाया जाता था। रेगुलेटिंग देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, यानी कि अपनी लाइफ को अच्छी तरह से डिसिप्लिन रखने के लिए। ऑफन हिज क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग, लेकिन यहाँ पर एक जो मेन समस्या थी वो क्या आ रही थी, कास्ट की और कम्युनिटी की, यानी कि लोग किस समुदाय थे, किस जाति से। इग्नोर इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर, अगर उसको एक सैनिक बनना है तो क्या वो इनको इग्नोर कर सकता है, नहीं। कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप देयर कास्ट, क्या वो एक सैनिक बनने के लिए अपनी कास्ट को, रिलीजन को छोड़ सकता है, फीलिंग को छोड़ सकता है। कुड दे सी देमसेल्फ ओनली ए सोल्जर नॉट ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी, तो वो अपने आप को एक सैनिक की
के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के मेंबर के रूप में देखते हैं। व्हाट डिड द सिपोय फील, सिपोय क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइफ्स एंड देयर आइडेंटिटी, उनकी अपनी पहचान और अपनी लाइफ में कैसा रिएक्ट कर रहे थे, दैट इज द देयर सेंस दे वर द रिवोल्ट ऑफ द 1857। तो इसका जो प्रभाव था वो हमें कब दिखाई दिया 1857 में। इनटू द वर्ल्ड इन द सिपोय यू विल रीड अबाउट चैप्टर 5 में कंक्लूजन के रूप में था द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी, किस प्रकार एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आई थी और यहाँ पर कॉलोनियल पावर बनकर रह गई थी। द अराइवल न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के आने के कारण इन द अर्ली 19th सेंचुरी एडिड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 और 8 मंथ, जैसे कि इंग्लैंड से इंडिया में आने में पहले आने में जो टाइम लगता था स्टार्टिंग में वो 6 से 8 मंथ लगते थे, लेकिन स्टीम शिप के टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो जर्नी का टाइम था वो कम हो गया, वो 3 वीक में अब इंग्लैंड से भारत आसानी से आ सकते थे। इस प्रकार ब्रिटिशर देयर फैमिली टू कम फॉर ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, तो अब वो आसानी से इंडिया में आ सकते थे और जल्दी वापस अपने घर जा सकते थे। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 30% ऑफ द टेरिटरीज। अब 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस कंट्रोल कर चुकी थी कितने पार्ट पर, 63% पार्ट पर, और 78% द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कंटिन्यू, और कितनी जनसंख्या उनके कब्जे में थी 78। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। इस प्रकार व्यावहारिक रूप से इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अब पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से वीडियो को सुनना है और लेसन को समझना है।